हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो, जिसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी मनपसंद लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो अकाउंट्स अब आपको इजीली अवेलेबल है, इजीली आप समझ सकते हो, तो अपने ड्रीम को भी आप इजीली पूरा कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। आपका ड्रीम है फुल स्कोर करना, तो उसके लिए इतना तो बनता ही है ना, इतनी मेहनत तो करनी ही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 36 में दो पार्टनर है, रीटा एंड शोभा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, मतलब इक्वल पार्टनर्स है, 1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फर्म को डिसॉल्व करने हैं और डिसोल्यूशन के टाइम पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया गया, इंफॉर्मेशन आपको दी है, जिसके बेस पर आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। रीटा एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया है, ये अकाउंट आप नहीं बनाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये 3 अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो यही 3 अकाउंट इसकी रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पर रीटा का लोन अकाउंट स्किप कर सकते हो। अब बात आती है शुरुआत कहां से की जाए। रियलाइजेशन अकाउंट से शुरू करोगे और आपको यहाँ पर डेबिट साइड पर अपनी सारी एसेट्स ट्रांसफर करनी है। तो एसेट्स में क्या आएगा, एक तो स्टॉक 75,000, डेटर्स आपको ग्रॉस अमाउंट से ट्रांसफर करने 66,000। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपको क्रेडिट साइड पे दिखाना है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 और लोन टू शोभा, पार्टनर को लोन दिया है, ये फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसके बाद लाइबिलिटीज आपको ट्रांसफर करनी है, कौन सी लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको लिखना है 1,05,000। लोन बाय रीटा, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ये आपको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना। जनरल रिजर्व ये बाहर की बाहर पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी आपको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना। अब आपको देखना है कौन सी एसेट को बेचा, कितना पैसा मिला, वो आप कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड पर। लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो डेबिट साइड पर। तो सबसे पहला दिया है कि रीटा ने 25% स्टॉक खरीदा 20% डिस्काउंट पे इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। रीटा ने फर्म को जो लोन दिया है उसकी सेटलमेंट में उसने फर्म के स्टॉक को खरीद लिया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर रीटा का लोन लाइबिलिटी है और ये स्टॉक जो आप बेच रहे हो इसको ये एसेट है। एक तरह से देखा जाए तो लाइबिलिटी और एसेट आपस में सेटल हो रहे हैं, इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन लिखा है, लेकिन हम इसे फिर भी रियलाइजेशन अकाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो स्टॉक आपका है वो तो आप इसकी सेल प्रोसीड्स रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाओगे, लेकिन जो रीटा का लोन है वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट का हिस्सा नहीं है। तो जो चीज रियलाइजेशन अकाउंट का हिस्सा नहीं है और उसके साथ आप इसे सेटल कर रहे हो, वो स्टॉक उस लाइबिलिटी ने खरीदा, तो आपको यहाँ पर क्लियरली शो करना है। जैसे कोई पार्टनर एसेट को खरीदता है तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो, उसी तरह से यहाँ पर अगर रीटा ने इस स्टॉक को खरीदा लेकिन अपने लोन के बदले में, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाय लोन बाय रीटा अकाउंट। अब कैपिटल नहीं लिखोगे कि रीटा के लोन के अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं। स्टॉक उसने खरीदा कितना, 25%, तो स्टॉक हमारा 75% का 25% बनेगा 18,750 का, जिसको इसने 20% डिस्काउंट पे खरीदा, तो 18,750 का 20% बनेगा 3,750। ये माइनस करने के बाद इसने 25% स्टॉक की वैल्यू क्या लगाई, 15,000। अब ये स्टॉक लेकर के इसने लोन अकाउंट को क्लियर कर दिया। इसने क्या कहा है कि ये स्टॉक मुझे दे दो,
इन सेटलमेंट ऑफ माई लोन। इसके अलावा इसको कुछ और नहीं चाहिए। फुल एंड फाइनल इसको स्टॉक लेकर के खत्म कर दिया, इसने अकाउंट को क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो आपने स्टॉक इसको दे दिया। रीटा का लोन था हमारा 25,000। 25,000 के लोन की लाइबिलिटी के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपना स्टॉक जो बेचा 15,000 में, उससे इसको सेटल कर दिया। तो यहाँ पर आपकी जो 10,000 रुपीज की सेविंग हुई है, ये आपको कहाँ दिखानी थी, रियलाइजेशन अकाउंट में। जब आप किसी पार्टनर के लोन की पेमेंट करते हो और कम पेमेंट करते हो, तो वो आपका जो पैसा बचा, वो सेविंग, वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करना होता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग आपको दिखानी है। किसने स्टॉक खरीदा, कैपिटल नहीं, लोन के साथ एडजस्ट किया, और लोन को इसने पूरा पूरा सेटल कर दिया स्टॉक के साथ। तो स्टॉक 15,000 का है, बाकी 10,000 की सेविंग हमारी जो हुई, तो टोटल सेविंग हो गई 25,000, जो कि आपको यहाँ पर दिखाना है। 25% स्टॉक तो रीटा ने ले लिया, लेकिन जो 75% स्टॉक बचा हुआ है, उसका क्या हुआ, उसके बारे में क्या यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब आपकी टेंजिबल एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि आपने इसको बेचा, नहीं बेचा, कितना पैसा मिला, तो आप क्या मान के चलोगे कि इसकी जो बुक वैल्यू बनती है उतने पर आपने इसे मार्केट में बेचा और वो पैसा आपने रिसीव किया। तो 75,000 का 75%, 56,250, ये पैसा आपको रिसीव हुआ स्टॉक को बेच करके। इसके अलावा आपको डेटर से पेमेंट मिली 54,000। लैंड एंड बिल्डिंग आपने सेल की है 1,20,000 में। क्या और किसी एसेट के बारे में दिया है? नहीं। तो चेक करो क्या सारी एसेट्स कवर हो गई। आपका स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, और लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी नहीं हुआ। तो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये भी आपकी टेंजिबल एसेट है। जब टेंजिबल एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो हमें क्या मान के चलना है कि इसकी बुक वैल्यू पर आपने इसको बेचा और ये पैसा आपको रिसीव हुआ। तो टोटल एसेट मार्केट में बेच करके आपको पैसा मिला 2,75,250। यहाँ पर हमने ये बैंक से ही क्यों ट्रांजेक्शन की है? आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा है। बैलेंस शीट में आपके कैश और बैंक दोनों है, लेकिन आपको बनाने के लिए बैंक अकाउंट कहा है। इसका मतलब सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होगी, करेक्ट। अब आपको इसी तरह से लाइबिलिटीज का देखना है। तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 1,05,000, इसकी पेमेंट आपने की 10% डिस्काउंट में। जब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की तो उन्होंने आपको 10% डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट कितना हुआ, 10,500। इसको माइनस करने के बाद 94,500 में आपने इसकी पेमेंट कर दी। तो ये लाइबिलिटी क्लियर हो गई, और लाइबिलिटी और तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि रीटा ने गुडविल को खरीदा, फर्म की गुडविल को खरीदा 30,000। अब बैलेंस शीट में तो आपकी कोई गुडविल नहीं है, इसका मतलब जो भी आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी उसको इसने खरीदा और आपको ये पैसा मिला। तो जो भी एसेट है, एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट, इसको बेचने पर आपको जो भी पैसा मिला वो आप यहाँ पर दिखाओगे। पार्टनर ने खरीदा जिससे पैसा नहीं मिला, तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करोगे बाय रीटास कैपिटल अकाउंट 30,000। ये भी क्लियर है। इसके अलावा एक आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट है 6,900, जो कि आपने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6,000 के साथ पूरा सेटल कर दिया, पूरा सेटलमेंट में उसको दे दिया। अब यहाँ पर ये अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट का हिस्सा है, और दोनों ही आपस में सेटल हो रही है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक तरह से ये अनरिकॉर्डेड एसेट, आपने इस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को बेचा जिसे आपको 6,000 रुपीज पे करने थे, तो इसने, इसका मतलब इसे 6,000 में खरीदा, यही पैसा आपको इससे मिलता और यही आप इसको पे करते। तो जब अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपस में सेटल हो रहे हैं और लिखा भी है इन फुल सेटलमेंट, तब आप यहाँ पर इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो आपको लिखने हैं डेबिट साइड पर, टू बैंक अकाउंट 5,250। अब रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है हमारा 1,07,500 का, जो कि दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दोनों के अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो डेबिट साइड पे लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
रीटा's कैपिटल अकाउंट 53,750, शोभा's कैपिटल अकाउंट 53,750। एंड में लिखो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस पीडी 90,000 एंड 30,000। इसके बाद रीटा ने कुछ एसेट को टेक ओवर किया था, हाँ गुडविल, उसके लिए आप इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। इसी तरह से जो प्रॉफिट इनका है रियलाइजेशन का वो इनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 53,750, 53,750। अब इसके बाद आपको बैलेंस शीट में चेक करना है क्या कोई रिजर्व है, हाँ 24,000 के रिजर्व हैं जो कि इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो क्रेडिट करोगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000 12,000। अब सारी चीजें करने के बाद फाइनली अब आप इन दोनों के बैलेंसेस का पेमेंट करोगे। तो रीटा का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1,25,750। हम इसको पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड पे लिखो टू बैंक अकाउंट 1,25,750। इसी तरह से शोभा का क्रेडिट बैलेंस है जो कि आपको पूरा पूरा इसे पे करना है 95,750। दोनों को क्लोज कर दो, पेमेंट कर दी, अकाउंट क्लियर हो गया। अब आपको बैंक अकाउंट बनाना है, तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले लिखो 30,000 जो इसका बैलेंस है, और जो कैश बैलेंस है वो आपको इसी में मर्ज करना है, आपको शो करना है कि आपने कैश का बैलेंस बैंक में डिपॉजिट किया। तो टू कैश अकाउंट 6,000, एसेट को बेच के जो पैसा मिला टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,75,250, लाइबिलिटीज की आपने पेमेंट की तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखो 94,500। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,250, और आपने अब जो शोभा को लोन दिया था वो पैसा आपको रिसीव करना है। आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्लियर करने के बाद अब आपको पार्टनर्स के लोन को क्लियर करना है। तो अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो पैसा आप रिसीव करोगे 10,000 रुपीज, और जो आपने रीटा को लोन दिया था वो ऑलरेडी आप सेटल कर चुके हो, एक स्टॉक के साथ आप ऑलरेडी सेटल कर चुके हो, तो यहाँ पर दोबारा से उसकी पेमेंट मत दिखाना। अब बचे दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, तो बाय रीटास कैपिटल अकाउंट 1,25,750, बाय शोभास कैपिटल अकाउंट 95,750। ये सारी पेमेंट करने के बाद दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। मैच कर गया तो इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। तो यहाँ पर मैच कर रहा है हमारा, तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, फुल मार्क्स तो हमें पक्का मिलेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 है। तीन पार्टनर है अर्नब, रागिनी और ध्रुपद। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। अब ये तीनों मिलकर के फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पर आपको बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस ये दो चीजें बनानी है। तो इन दोनों के फॉर्मेट तैयार है। अब सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। सारी एसेट्स आपको ट्रांसफर करनी है, बैंक का बैलेंस यहाँ पर नहीं आएगा। डेटर्स आपको ट्रांसफर करने हैं 1,70,000 से, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है, कितना 20,000, बाय प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट 20,000। इसके बाद स्टॉक आएगा डेबिट साइड पर टू स्टॉक अकाउंट 1,50,000, इन्वेस्टमेंट्स 2,50,000, बिल्डिंग 3 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, ये आपको बाहर की बाहर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। इसके साथ ही अब आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पर लानी है, तो लिखो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 60,000। अर्नब यहाँ पर पार्टनर है, अर्नब का भाई यहाँ पर पार्टनर नहीं है, तो अगर उसके ब्रदर ने फर्म को लोन दिया तो वो आउटसाइड लाइबिलिटीज में कवर होगा बाय अर्नब ब्रदर्स लोन अकाउंट 95,000। इसके बाद ध्रुपद ने लोन दिया, ध्रुपद है फर्म का पार्टनर, अगर इसने फर्म को लोन दिया तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका क्या करें, इसके लिए कंडीशन होती है कि आपके पास एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट है तो आईएफआर पूरा पूरा आपका रियलाइजेशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होगा। पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होंगे। अब आपको एक एक करके देखना है कि एसेट को बेचा तो कितना पैसा मिला, लाइबिलिटीज की आपने पेमेंट कैसे की। तो सबसे पहले तो लिखा है कि अर्नब ने अपने ब्रदर का लोन टेक ओवर किया है,
एग्री कर रहा है उसको पेमेंट करने की, मतलब फर्म के बिहाफ पर अपने ब्रदर के लोन को पे कर रहा है। लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, फर्म की लाइबिलिटी है, बेशक वो इसका भाई है और पेमेंट कर रहा है, लेकिन है तो लाइबिलिटी फर्म की, फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है, तो लाइबिलिटी की पेमेंट हम दिखाएंगे डेबिट साइड पर। अब फर्म का कैश या बैंक नहीं गया, पार्टनर ने पेमेंट की, तो ये पैसा इसको मिलना चाहिए, लेकिन फर्म ने अभी नहीं दिया, तो हम इसके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे 95,000 से। कितना पैसा दिया नहीं लिखा, तो आप मान के चलो जो बुक वैल्यू है वही हमने पेमेंट की है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स को हमने बेचा, हमें पैसा मिला कितना, 20% लेस, मतलब 20% का लॉस हुआ, तो 2,50,000 माइनस 20%, 50,000, 2 लाख रुपीज में आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा, ये पैसा आपको मिला, भाई बैंक अकाउंट लिखोगे। अब आपको यहाँ पर आईएफआर से इस लॉस को एडजस्ट नहीं करना, आईएफआर सिर्फ आपको लिखना है और उसके बाद भूल जाना है। आपको इन्वेस्टमेंट को बेच करके जो पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट्स के बाद आपने बिल्डिंग को बेचा है, बिल्डिंग को बेचा है 3,55,000 में, ऑक्शन में बेचा, जिस पर कमीशन आपने 5,000 पे किया, तो नेट अमाउंट आपको 3,50,000 मिली। इसके बाद स्टॉक के बारे में लिखा है कि हमने अपना 50% स्टॉक तो रागिनी को बेचा, रागिनी ने इसको कितने में खरीदा, मार्केट प्राइस पर, और मार्केट प्राइस कितना है, जो बुक वैल्यू है उसका 20% कम, और बाकी का आधा स्टॉक हमने मार्केट में बेचा मार्केट प्राइस पर। तो बाकी का स्टॉक मार्केट प्राइस पर बेचा, तो वो कितने में बेचा, कैसे फाइंड करोगे, आपका पूरा स्टॉक है 1,50,000 का, इसका आधा बनता है 75,000 का, तो ये 75,000 है आपके आधे स्टॉक की बुक वैल्यू, और मार्केट प्राइस है बुक वैल्यू का 20% कम, तो 75,000 का 20% बनेगा 15,000, इसे लेस कर दोगे तो आपके पास मार्केट प्राइस आ गई। तो ये स्टॉक हमने मार्केट में बेचा 60,000 में, ये पैसा मिला। अब आपको एक बार देखना है कि आपने सारी एसेट्स को कवर करा, आपने इन्वेस्टमेंट्स को कवर किया, बिल्डिंग और स्टॉक को कवर कर लिया, लेकिन आपके डेटर्स रह गए। डेटर्स के बारे में क्या यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो आपको ये मान के चलना है कि आपको डेटर्स से पूरी पेमेंट मिल गई, तो डेटर्स 1,70,000 टोटल करोगे तो 7,80,000 आपको पैसा मिला इन सभी एसेट्स के लिए। अब जो आधा स्टॉक रागिनी ने खरीदा उसे लिखो बाय रागिनीज कैपिटल अकाउंट, कितने में खरीदा, आधा स्टॉक 75,000 का, और मार्केट प्राइस के लिए आपको इसमें से 20% माइनस करना है 60,000 में, इसने इसको खरीदा, तो जिसका पैसा हमें नहीं मिला तो इसके कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया बाय रागिनीज कैपिटल अकाउंट 60,000। अब एसेट्स तो आपने सारी कवर कर दी, अब बारी आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में अर्नब के ब्रदर का लोन आपका कवर हो गया, लेकिन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्या हुआ, क्रेडिटर्स का लिखा है कि हमने 10% कम अमाउंट पे की है, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो टोटल क्रेडिटर्स 60,000 पर 6,000 का आपको डिस्काउंट मिला, और 54,000 आपने पेमेंट की, तो टू बैंक अकाउंट 54,000। एक्सपेंसेस का ध्यान से समझना कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 8,000 के, इसमें से फर्म की बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, फर्म का खर्चा क्या है 3,000 का, और बाकी का जो है वो ध्रुपद को पे करना था, वो बाकी का जो बैलेंस है वो किसे पे करना है, ध्रुपद को करना है, और ध्रुपद ने ये सारा खर्चा पे भी कर दिया है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आया कि आपकी ध्रुपद के साथ डील है कि 3,000 तक का खर्चा हम आपको पे करेंगे, इससे ज्यादा हुआ तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम हुआ तो हमें उससे मतलब नहीं, तो हमारी जो डील हुई है उसके अकॉर्डिंग हम 3,000 रुपीज उसको पे करेंगे, तो वही आप यहाँ पर रिकॉर्ड करो टू ध्रुपद कैपिटल अकाउंट 3,000। यहाँ फर्म के बैंक से ये पैसा अभी नहीं गया है, ये सारा खर्चा किसने किया है, ध्रुपद ने पे किया है, तो ध्रुपद को अभी हमें पेमेंट करनी है, इसलिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन कितने से, 3,000 से।
सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई, तो चेक करो प्रॉफिट है या लॉस है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट है 43,000 का। ये 43,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अर्नब्स कैपिटल अकाउंट 25,800, रागिनीज कैपिटल अकाउंट 8,600 और ध्रुपद's कैपिटल अकाउंट 8,600। यहां तक क्लियर हुआ? एंड में लिखो टोटल। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिए हैं 2,75,000, 2 लाख और 1,70,000। इसके बाद इन दोनों पार्टनर्स ने कुछ लाइबिलिटी को टेक ओवर किया। अर्नब ने अपने ब्रदर का लोन टेक ओवर किया था, बाय रियलाइजेशन अकाउंट उसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट करोगे 95,000 से, और ध्रुपद को हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं 3,000 के। इसके अलावा और क्या हुआ है? इसके बाद जो स्टॉक है वो रागिनी ने खरीदा था, स्टॉक खरीदा, एसेट खरीदी, तो उसके लिए हमने इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। अब जो प्रॉफिट आया वो इन तीनों के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 25,800, 8,600, 8,600। सारी चीजें करने के बाद क्या कोई रिजर्व है, पुराने प्रॉफिट या लॉसेस हैं? हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जो कि आपको पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे। लॉस है तो इनके लिए नुकसान डेबिट होगा टू P&L अकाउंट 30,000, 10,000, 10,000। अब जो जिसका जो बैलेंस है वो हम उसको पे करेंगे। तो अर्नब का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बाकी का बैलेंस आप इसे पे करोगे टू बैंक अकाउंट 3,65,800। रागिनी का इसका भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, बैलेंस अमाउंट पे करेंगे 1,38,600, और ध्रुपद का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, पेमेंट करोगे 1,71,600। एंड में लिखो टोटल, कैपिटल अकाउंट भी बन गए। तो यहाँ पर सिर्फ दो चीजें बनाने के लिए कहा था और हमने ये पूरा कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।